हेलो दोस्तों, मैं सम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक नई भर्ती पर, और नई भर्ती भी ऐसी जो बैकलॉग है। बैकलॉग का मतलब ये भर्ती पहले भी निकल चुकी है, लेकिन सीटें पूरी नहीं होने की वजह से इस वैकेंसी को वापस रिपीट किया गया है। अब इसमें जो सीटें बची हुई है उनके लिए ये भर्ती निकाली गई है। इसका मतलब ये हो गया, या तो पर्याप्त बच्चों ने एग्जाम फॉर्म है वो फिल नहीं किए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दी थी वो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया होगा, इस वजह से इनका बैकलॉग रह गया। बैकलॉग मतलब ऐसा हो गया कि सीटें थी लेकिन उनके लिए एलिजिबल कैंडिडेट इनको नहीं मिले, या एलिजिबल कैंडिडेट यदि मिल गए होंगे तो जो एग्जाम इन्होंने करवाया था उसमें वो फाइट नहीं कर पाए, तो इसीलिए इसको बोला गया बैकलॉग की वैकेंसी। तो देखिए, यह है एस डी पीजीआई एमएस 2026-27 की जो वैकेंसी उसमें इसमें अपन बात करेंगे इसके फॉर्म जो है वो कब तक भरे जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ में अपन ये बात करेंगे कि जो सीटें हैं वो कितनी है, इनके बारे में भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एस डी पीजीआई एमएस संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो देखिए, इनके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर एसडी बीजीएमआई के बारे में देखिए, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ है, रायबरेली लखनऊ में ही प्रेजेंट है, कहाँ है कहाँ नहीं, ये सब चीजें ठीक है कि नहीं। इन्होंने अलग से बता रखा है मेडिकल काउंसिल ऑफ द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री, मतलब ये एक रजिस्टर्ड है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर जो फॉर्म भरे जाएंगे वो कब भरे जाएंगे। तो देखिए, फॉर्म की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो डेट है 19 मई 2026 से है, और ये अंतिम तिथि की यदि अपन बात करें तो ये 9 जून 2026 तक रहने वाली है, और ये रात 12 बजे तक रहेगी। 9 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो। और जैसे कि मैं हर भर्ती के लिए बोलता हूँ कि आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, जो भी इनिशियल डेट है उसी पे आप फॉर्म भर दे, क्योंकि हो सकता है बाद में कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इन प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़े, इस वजह से आप टाइम से पहले ही अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दे। फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। यह देखिए, वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको क्या करना, ऑनलाइन आवेदन करना है। मतलब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है ऑफलाइन सबमिट नहीं करना है, सब ऑनलाइन ही करना है। मतलब जिस टाइम आप फॉर्म भरोगे उसी टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो अपलोड हो जाएंगे। तो ये थी फॉर्म की डेट। फॉर्म की डेट मैंने बताई आपको 19 अप्रैल से 9 जून, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म फिल करना है। अब बात करें अपन साहब, ये देखो यहाँ पर पदों की संख्या, ठीक है, पदों का जो विवरण है कि सब सीट्स कितनी है, और यहाँ पर लिखा है बैकलॉग। बैकलॉग मतलब या तो पर्याप्त स्टूडेंट इनको नहीं मिले, या जो पर्याप्त स्टूडेंट यदि मिल भी गए होंगे तो उन्होंने जो इनका क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं किया होगा, इसलिए उनको बैकलॉग बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर की बात करें, अपन जूनियर इंजीनियर की बात करें, टेक्निकल, ये अपन 3 भर्तियों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। एक तो देखिए रेडियोलॉजी की, उसके बाद में बात करें अपन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, और बाद में बात करें अपन डायलिसिस टेक्नीशियन की। डायलिसिस टेक्नीशियन के तो बहुत सारे स्टूडेंट इनको मिले ही नहीं। आप सीटें देखिए, यदि आप टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की यदि अपन बात करेंगे तो देखिए इसमें 5 सीट अवेलेबल है अभी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इसमें 2 सीट है अभी भी, और डायलिसिस टेक्नीशियन की देखिए 24 सीट्स अवेलेबल। इसका मतलब इनके जो स्टूडेंट होंगे, या तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो होंगे वो बहुत कम होंगे, तभी इतनी सारी बैकलॉग की वैकेंसी निकलती, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसी बहुत कम निकलती है, लेकिन ये निकली, इसका मतलब आपके पास में एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो आपके पास में क्या आ गया, देखिए ये सीट की यदि अपन बात करें कैटेगरी वाइज, तो एससी कैटेगरी की देखिए 3 सीट है, ओबीसी कैटेगरी की 1 सीट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो सीटें ही बहुत कम आती है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको केवल 1 ही सीट चाहिए होती है, सब सीटों पे ध्यान नहीं देना होता है। आप यदि प्रॉपर रेगुलर मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत जरूर काम आएगी, और ये आप हो सकता है आपका 1 सीट पे भी सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद में बात करें अपन एसटी एसटी कैटेगरी की, भी केवल 1 ही सीट है। ठीक है, तो ऐसे 5 सीट है। यहाँ पर बात करें अपन मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, तो एसटी कैटेगरी की 2 सीट है। या डायलिसिस टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें तो देखिए एससी कैटेगरी की 10 सीट है, एसटी की 13 सीट है, और ओबीसी की 1 सीट है।
ठीक है। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कोई सी भी कैटेगरी में यदि एक भी सीट है तो आपको लड़ना चाहिए, आपको फाइट करना चाहिए। हो सकता है आप कौन से एग्जाम को कब फाइट कर जाओ ये आपको भी शायद आइडिया नहीं है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। यदि आप इन्हीं कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। आगे देखिए, या यदि अपन बात करें कि सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो देखिए टेक्नीशियन, यदि रेडियोलॉजी की अपन बात करें तो 10+2 साइंस रेडियोग्राफी में, मतलब डिप्लोमा वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। कई वैकेंसी ऐसी होती है जहां पर डिप्लोमा एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन इनके पास में कंडीशन ये है कि इनके पास में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। दूसरी, यदि टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की यदि अपन बात करें तो रेडियोथेरेपी में तो सेम ही आपका काम कर जाएगा। यहाँ पर दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी है, चाहे रेडियोथेरेपी हो या रेडियोलॉजी हो। या यदि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की यदि अपन बात करें तो देखिए ये डिप्लोमा के लिए नहीं है, केवल डिग्री वाले स्टूडेंट्सों के लिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए कि, और इसके 100 बेड जो हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनसे केवल 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए, तब आप ये जो फॉर्म है ये लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, यदि अपन बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 साल तक। यदि आपकी उम्र 40 साल तक अभी नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। आयु की जो आयु आपको जो निकालनी है वो 1 जनवरी 2026 से निकालिए, मतलब 1 जनवरी 2026 से पहले आपकी एज कितनी नहीं होनी चाहिए, 40 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 18 साल, जो कि सबका क्राइटेरिया रहता है यहाँ पर। अब विशेष यदि छूट की यदि अपन बात करते हैं SC ST OBC की यदि अपन बात करें और यूपी निवासी की, क्योंकि यूपी में प्रेजेंट है, तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसका मतलब उनकी जो मिनिमम लिमिट है 40 + 5 45 साल हो जाएगी। यहाँ पर दिव्यांग की यदि अपन बात करें तो 15 साल, मतलब वो 55 साल की एज तक भी फॉर्म भर सकते हैं। और पूर्व सैनिक, सेना में सेवा की अवधि +3 वर्ष की छूट। ठीक है, इतनी छूट उनको मिल सकती है कि सेना में उसने कितना टाइम काम किया है। तो इस तरीके से अपन एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आगे देखिए, अपन यदि फॉर्म फीस की बात करें अपन, लेकिन फॉर्म फीस में भी एक बात आपको याद रखनी है बेटा, ये नॉन रिफंडेबल होगी। इसका मतलब एक बार आपने फॉर्म भर दिया और आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपकी जो फीस होगी वो वापस नहीं होगी बेटा। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। यहाँ देखिए, ओबीसी की यदि अपन बात करें तो ओबीसी की 1000 रुपए फीस है, साथ के साथ जीएसटी है 18%, तो उसकी फॉर्म फीस जो हो गई वो ये हो गई। इसके अलावा SC ST की यदि अपन बात करेंगे तो 600 रुपए और 108 रुपए इसकी क्या होगी, जीएसटी होगी, तो 708 रुपए का ये फॉर्म रहेगा। ठीक है, बाकी तो नीचे दे रखा है। उत्तर प्रदेश के बाहर के आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित UR माना जाएगा, मतलब जो जनरल कैटेगरी आती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब यदि ओबीसी है उसमें इसमें माना जाएगा अल्टीमेट, यदि अपन बात करें तो। ठीक है, आगे देखिए बेटा, चयन की जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी। एक तो CBT टेस्ट होगा इनका, CBT टेस्ट मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है कि नहीं। और जो सब्जेक्ट रहेगा बेटा, आपकी जो लैंग्वेज रहेगी पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, इंग्लिश मीडियम रहेगी। केवल अंग्रेजी के क्वेश्चन ही वहां पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्किल टेस्ट और होते हैं, हो सकता है रेडियोलॉजी के अंदर स्किल टेस्ट नहीं है इसमें, तो जिनके लिए भी स्किल टेस्ट भी उसमें वैलिड किया गया है, जिसमें टाइपिंग वगैरह ये होती है। और ओबीसी के लिए यदि, जैसे मैंने बताया था कि बैकलॉग की वैकेंसी तभी आती है या तो स्टूडेंट ना मिले हो, और मिल गए हो तो उनको जो क्राइटेरिया दे रखा हो वो फाइट उन्होंने नहीं किया हो। तो यहाँ पर देखिए, ओबीसी के लिए 50% है और SC ST के लिए 45% है। मतलब यदि आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हो तो कम से कम आपको 50% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, और SC ST में तो 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे। कई बार मान के चलो, जैसे मान के चलो इसमें 100 बच्चों ने फॉर्म भरे लेकिन एक के भी ये नहीं है, तो फिर ये वैकेंसी बैकलॉग में बन के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बैकलॉग की वैकेंसियां बनती है इसलिए। और यदि एक भी कैंडिडेट यदि 50% मार्क्स यदि प्राप्त कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है, तो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगी। मतलब पहले 5 पोस्ट आती थी तो अब 4 ही पोस्ट आएगी बैकलॉग में। तो इस तरीके से बैकलॉग की वैकेंसियां निकलती है। ये मैंने बता दिया बेटा, CBT जैसे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आपका एग्जाम होता है रूम के अंदर बैठने का, बैठ के ऐसे। अब यदि अपन बात करें कि साहब बच्चों के लिए क्या क्या चीजें इसमें देखने के लिए, तो देखिए चयन पूरी तरीके से प्रोविजन लिस्ट आप समझ गए, मेरिट जो लिस्ट होती है उसके बेस पे होगा। आप यदि पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन आप पता हो स्टेट में, और यदि आप अब कहाँ जाना चाह रहे हो, सेंट्रल पे या पे ग्रेड, मान लो यहाँ पर पे लो है, यहाँ हाई पे जाना चाह रहे हो, तो आपको क्या चाहिए होगी, एक NOC चाहिए होगी। मतलब आप पुरानी जो गवर्नमेंट है जहां पर आप काम कर रहे हो उनसे NOC लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको डाक के थ्रू नहीं भेजना, सब जो काम भरे होंगे सब ऑनलाइन से होगा जो आपने वेबसाइट पे अपलोड किए।
बाकी देखिए ऑनलाइन आवेदन जब भरोगे वो कैसे भरोगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे रखा है। देखिए स्टेप बाय स्टेप यदि अपन बात करें तो देखिए रजिस्ट्रेशन में नाम, पर, डीओबी, ईमेल, मोबाइल, मतलब बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपकी। लॉगिन, प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ साइन इन करें। आपके पास में मेल जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो मेल करने के बाद में आपके पास में लॉगिन पासवर्ड आ जाएंगे। आपकी जो जानकारी है वो आप भरिए, उसके बाद में फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र, ये सब इनकी पीडीएफ आप बना के अपलोड कर दीजिए और उसके बाद में लास्ट में पेमेंट हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट एक बार वापस बता रहा हूँ मैं, ये बची। तो देखिए बेटा वैकेंसी जो है जैसे SC ST और OBC के लिए मेनली वैकेंसी है, तो आप थोड़ी बहुत तैयारी यदि करेंगे। आप देखिए बैकलॉग की वैकेंसी आने का मतलब हो गया या तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे, और कैंडिडेट यदि मिल रहे हैं तो वो पास नहीं हो रहे। तो आप यदि थोड़ी बहुत भी तैयारी यदि आप करोगे तो हो सकता है आपसे ये एग्जाम क्लियर हो जाए और आपकी जॉब लग जाए। बहुत बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आप देखिए गवर्नमेंट भी आपको बैकलॉग की वैकेंसियां निकाल के दे रही है। तो आप थोड़ी बहुत मेहनत यदि आप करेंगे तो हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो मैंने दोनों कंडीशन बताई बैकलॉग वैकेंसी आने की, कि या तो बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चे मिल रहे तो एलिजिबल नहीं हो रहे। तो आप थोड़ी सी यदि मेहनत करेंगे तो हो सकता है आप एलिजिबल हो जाओ इन वैकेंसीज के लिए। बाकी यदि रेडियोलॉजी के सिलेबस की मैं बात करूँ कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो मैंने पहले ही बताया बेटा, जितने भी एग्जाम होती है, चाहे स्टेट पे बात करें चाहे सेंट्रल पे बात करें, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है सब जगह। आपका 70% टेक्निकल होता है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो बहुत लेंदी नहीं आते हो, 30% नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल के अंदर भी देखिए 3 सब्जेक्ट आपको परेशान नहीं करेंगे। मैथ्स आपको परेशान नहीं करेगी कि सब जगह एक ही चलती है, रीजनिंग आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि सब जगह एक ही चलती है, वो साइंस परेशान आपको नहीं करेगी क्योंकि सब एक ही जगह चलती है। तो सर परेशान क्या करेगी, जीके, क्योंकि जैसे यूपी की वैकेंसी तो हो सकती है थोड़ी बहुत जीके उनकी पूछ ली जाए, तो आप हो सकता है ऐसी इसकी वैकेंसी इसकी तैयारी आप वहां से कर सकते हो, बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अंदर। तो ये तो फिर भी सब्जेक्ट आपको परेशान नहीं करेंगे, इस पर आपकी कमांड अच्छी है। तो देखिए रेडियोलॉजी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं बेटा, जनरल रेडियोग्राफी हो गई, एक्सरे फिजिक्स हो गई, रेडिएशन प्रोटेक्शन हो गया, पोजिशनिंग हो गई, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, CTMR, बेसिक डार्क रूम, CRDR, एनाटॉमी, पेशेंट केयर, जैसे जिस तरीके से आप सब्जेक्ट पढ़ते आए उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका सब सिलेबस है। तो यही सिलेबस आपको कवर करना, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टफ वैकेंसी नहीं है। यदि आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करोगे तो हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाओ। यदि किसी भी वैकेंसी से यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए तो ये देखिए, ये आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा आपने यदि अभी तक PCW प्लस टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन नहीं किया तो ये जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है फर्स्ट उसी पे अपलोड होता है, और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको यही मिलेगा। बाकी आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड यदि आप डिटेल पढ़ना चाह रहे हो तो ये ऐप है PCW प्लस के नाम से, आप इसको इंस्टॉल करिए। PCW प्लस के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। यदि आपके पास में एंड्रॉइड है तो और आपके पास में यदि आईफोन है, आईफोन यदि आपके पास में है तो आपको सबसे पहले ऐप स्टोर पे जाके आपको सबसे पहले माई इंस्टीट्यूट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन कोड एक मांगा जाता है, वो आपको ये डालना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन जो कोड है वो है XI, वापस लिख रहा हूं, तो आपके पास में ये जो ऐप है ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पैनल नोट्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, PYQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पे आए हो तो आप ये जो चैनल है इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो इसी तरीके से आप देखो गवर्नमेंट वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी पैरामेडिकल के अंदर आती रहती है। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, तैयारी करते रहोगे, तो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप वैकेंसी पे थोड़ा ध्यान रखें और उनकी प्रिपरेशन आप रेगुलर करते रहिए, तो आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो बैकलॉग वैकेंसी का आने का मतलब होता है या तो पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिल रहे, या पर्याप्त कैंडिडेट यदि मिल रहे तो वो एग्जाम फाइट नहीं कर पा रहे। तो आप यदि थोड़ा बहुत भी मेहनत करोगे तो इजीली आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ में, नए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।